डिप्टी साहब की कड़ी में एक दिन जब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ रहा था, अचानक असली डिप्टी साहब स्कूल का मुआयना करने आ गए। उस दिन हेडमास्टर परशुराम सिंह 5वीं कक्षा के सारे विद्यार्थियों को अपने गांव जिगरसंडी ले गए, जहां उनसे गाड़ी का गन्ना छिलवाया गया। कारण यह था कि हेडमास्टर साहब इस क्षेत्र के सबसे बड़े जमींदार थे, जिनके घर 22 जोड़ी बैलों की खेती होती थी। जाड़े के दिनों में उनका गन्ना चिरैया कोट थाना स्थित चीनी मिल में बैलगाड़ियों पर लद कर जाता था। एक दिन जल्दी जल्दी गन्ना छीलकर गाड़ियों में लादने के लिए वे छात्रों को अपने गांव ले गए। गनीमत यह थी कि पहली से चौथी कक्षा के छात्र एवं अध्यापक स्कूल में ही थे। उस दिन डिप्टी साहब ने हेड मास्टर साहब के बारे में पूछा तो वे अन्य अध्यापकों ने बता दिया कि वे 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों को लेकर पास वाले गांव में श्रमदान के लिए गए हैं। स्मरण रहे कि आज़ादी के पहले दशक में स्कूलों में श्रमदान का प्रचलन था, जिसके तहत बच्चों को आसपास के गांव में श्रमदान करना पड़ता था। डिप्टी साहब हेडमास्टर छात्रों के आने का इंतजार करने लगे। काफ़ी देर बाद दोपहर के बाद हम लोग स्कूल वापस आए। डिप्टी साहब स्कूल के बाहर ही बैठकर हमें आते हुए देख रहे थे। पास आने पर अचानक हेडमास्टर साहब ने बिना कुछ पूछे कुछ छात्रों से पूछ ही लिया कि वे कौन सा श्रमदान करके आ रहे हैं। छात्रों ने बिना सोचे विचारे सही सही बता दिया। गन्ना छीलने के बाद सुनकर डिप्टी साहब आग बबूला हो गए और वापस जाने लगे। उस दिन हेड मास्टर साहब बहुत गिड़गिड़ाए थे। तभी तो बड़ी मुश्किल से डिप्टी साहब को मनाकर स्कूल में वापस ले आए थे और बाद में इस बच्चों के बीच अफवाह उड़ी कि हेड मास्टर साहब ने डिप्टी साहब को 1 महीने की तनख्वाह घूस में देकर मनाया था। यह घटना के बाद कभी दोबारा गन्ना छीलने वाला श्रमदान नहीं हुआ। उधर वापस गांव में देखा जाए तो सन 1958-59 लगभग 57 का ही अग्रसारित रूप था। इस अवधि में हमारे पूरे क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ गया। दोनों वर्ष बहुत कम बारिश हुई। चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। उचित सिंचाई के साधनों की निहायत कमी के कारण अधिकतर फसलें सूख गई थीं। 57 में 1909 ग्रहों के मिलने पे होने वाले अनिष्ट की अफवाहों का साकार रूप सूखे से उपस्थित स्थिति में लोगों को साफ तौर पर दिखाई देने लगा था। इसलिए अंधविश्वासों का हद से ज़्यादा बोलबाला हो गया था। खाद्यान्नों की कमी के कारण लोग भूखमरी के शिकार होने लगे थे। अनेक गांवों में विशेष रूप से दलित परिवार के लोग रात में अक्सर फाका करने लगते थे। हमारे घर वाले भी यही स्थिति थी। हमारी दादी हुक्का पीने के लिए बड़ी शौकीन थी, इसलिए एक बोरसी में हमेशा कंडे की आग सुरक्षित रहती। दलित बस्ती की अनेक औरतें चूल्हा जलाने के लिए प्राय रोज दादी से आग मांगकर ले जाती थीं। उस समय अनेक घरों में फाका के कारण चूल्हा नहीं जलते थे, इसलिए दादी से कोई जब आग मांगने नहीं आता तो वे बड़ी दुखी होकर कहती, लगता है उसके घर खाना नहीं पकेगा। दादी की इस उक्ति में अत्यंत करुणा और भाव छिपा रहता था। किंतु जिस दिन स्वयं हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता, उसके बारे में वे कोई प्रतिक्रिया नहीं देती थी। दादी की इस चुप्पी के बारे में जब आज सोचता हूँ तो लगता है कि उसके अंदर कितनी भारी पीड़ा सुलगती रही होगी। उस अकाल के दौरान सबसे सस्ती वस्तु चीनी मिल से निकला हुआ चोटा होता था। अधिकतर दलित बाजार से चोटा लाकर सुबह दोपहर उसको घोल बनाकर सब पीते और मटर की दाल पानी में भिगोकर 1-2 मुट्ठी खा लेते। रात के समय यदि उपलब्ध हुआ तो आटे की मोटी लिट्टी बनाकर नमक प्याज से लोग गुजारा करते थे। चोटा लगातार पीते रहने से विशेष रूप से बच्चों को अक्सर पेचिश की बीमारी हो जाती। इस कारण दादी प्रायः गांव की औरतों को कहती कि वे अमरूद या अमलतास की पत्ती पीसकर छानने के बाद उसका रस पेचिश पीड़ित को पिलावे। इस रस से पेट हमेशा ठीक हो जाता था। गांव के आसपास छोटे मोटे जल स्रोतों के सूख जाने के कारण दलित अक्सर बहुत कम नहा पाते थे। खुजली की बीमारी बड़ी तेजी से फैल जाती। दादी खुजली ठीक करने के लिए भयंगरैया नामक पौधे की पत्तियां पीसकर उसे छापने के लिए कहती, जिससे कि खुजली ठीक हो जाती। फोड़ी फुंसी के ऊपर
अकोल के पत्ते पर मदार के दूध को पोत कर चिपकवा देती, जिससे उसका इलाज हो जाता। इस प्रकार अनेक नुस्खों से उस अकाल में दादी अनेक लोगों का मुफ्त में इलाज कर देती थी। सबसे मज़ेदार बात तो यह है कि दिवाली का त्यौहार आने पर मेरी माँ परंपरा के अनुसार अनाज पछोड़ने वाले सूप को एक लकड़ी की भद्द भद्द पीटते हुए रात की अंतिम घड़ी में घर के एक एक कोने में जाती और साथ से जोर जोर से अर्धगायनी शैली में सूप पीटो दरिद्र खेदों का जाप करती रहती। गांव की अन्य महिलाएं भी ऐसा ही करती थी। कोई घर से दरिद्रता भगा पाने में कभी सफल नहीं हुई। उस अकाल में खूब सूप पीटे गए, किंतु हर घर के कोने से वह समाई हुई थी। ऐसा लगता था कि मानो धरती की सतह से पानी कहीं उड़ गया हो। हर बड़े छोटे भूखे की आंखों में एक एक समंदर हिलोरे ले रहा था। गांव के जमींदारों के पास अन्न के भंडार हमेशा होते थे। वे कई मन अनाज अलग रखते थे, जिसे बेंगही कहते हैं। बेंगही का मतलब खेत के बोने के लिए बीज। वे हर साल दलितों को हर फसल के बोने के लिए सवैया पर बेंगही देते। सवैया का मतलब होता है एक सेर बेंगही दिया गया। तो फसल काटने के बाद सवा सेर अनाज लौटाना पड़ेगा। ये बेंगही सारे दलित हरवाही के लिए उन्हीं जमींदारों को दिए गए छोटे छोटे खेत के टुकड़ों में बोने के लिए लाते। किंतु उस अकाल में पेट भरने के उद्देश्य से जब उनसे बेंगही मांगी जाती तो वे डेढ़िया पर देने का तैयार होते। डेढ़िया का मतलब था एक सेर के बदले 1.5 सेर वापस करना। उस भुखमरी के दौर में यह अमानवीय डेढ़िया की मुनाफाखोरी बड़ी दुखदायी सिद्ध होती। अधिकतर दलित डेढ़िया न चुका पाने के भय से बहुत कम बेंगही उधार ले पाते। ऐसी बेंगही न चुका पाने पर दिन भर जमींदारों के खेत पर बनी काम के बदले मजदूरी करते। उन दिनों किलो और ग्राम का प्रचलन नहीं था। सारी तौल सैर और छटांग में होती थी। एक सैर का बटखरा एक टूटा हुआ पत्थर का टुकड़ा होता, जो कि सरकारी सैर से बहुत छोटा होता। हमारे गांव के ब्राह्मण तो ईंट तोड़कर अपना सैर चला लेते थे और असली सैर लगभग 1/4 कम का होता था। ये बनी इसी ईंट से तौलकर सबसे खराब अनाज दलितों को देते। बेंगही वापस असली सैर से तौलते थे। अतः बेंगही तथा कम तौली हुई बनी का मिलना भी दूभर हो जाता। डिडिया बेंगही का चक्रविधि भुगतान और ईंट वाली तौल से चुकाई जाने वाली बनी आदि को लेकर दलितों और ब्राह्मणों के बीच अक्सर बड़ी तनातनी हो जाती। हर साल दलित कुछ दिनों के लिए हड़ताल कर देते। हड़ताल के दौरान कभी कभी लाठी डंडे तक चल जाते। जब भी लाठी डंडे चलने की नौबत आती, गांव के सारे दलित पंचायत के लिए हमारे घर चौधरी के यहाँ आते और उसी कुएं के चबूतरे पर पंचायत होती और चौधरी चाचा सबकी राय से कूर बांध देते। कूर बांधने का मतलब था कि किसी निर्धारित समय तथा स्थान पर जमीन पर खपड़े से एक खूब लंबी रेखा खींच देना। उस रेखा की दोनों तरफ काफी दूर पर दोनों परस्पर विरोधी पक्ष खड़े होते। रेखा इस पार खड़े दलित उस पार खड़े ब्राह्मणों को चुनौती देते कि यदि हिम्मत हो तो रेखा पार करके दिखावे। यदि ब्राह्मण रेखा पार कर लेते तो तुरंत दलितों से लड़ाई शुरू हो जाती। ब्राह्मण हमेशा भाले और बल्लम से लैस रहते, किंतु दलित उर्फ लाठियां रखते। ऐसे कूरबंदी लड़ाइयों में दलित महिलाओं का वीरता देखने की बनती थी। ये सारी महिलाएं मरे हुए बैलों और तथा गायों की बड़ी बड़ी तलवार नुमा पसलियां अपने घरों में अवश्य हथियार के रूप में रखती थीं और कुछ दलित औरतें गांव के पास वाले गड्ढों में फेंकी हुई बियाना कमाने वाली हड्डियों को उठा लाती। गांव के ब्राह्मणियों को जब बच्चे पैदा होते थे, ये दलित महिलाएं उन्हें पैदा करवा के उनकी नाल खैरी काट कर एक हंडिया में भरकर गड्ढे में फेंक आती थी और 12 दिनों तक जच्चा बच्चा दोनों की लगातार मारी शादी करती थी। यहाँ तक कि उनके मलमूत्र भी वे हंडिया में भर कर फेंकती। इन्हीं सारी क्रियाओं को बियाना कमाना कहते थे। हमारे घर में चौधरानी चाची बियाना कमाने में सिद्धस्त थी। गांव के अधिकतर बच्चों को वही पैदा करवाती। कूर की लड़ाई के दौरान जब दलित महिलाएं इन हड्डियों का
हांडियों तथा गाय बैलों की पसलियों को लेकर ब्राह्मणों को मारने के लिए दौड़ती तो वे जान बचाकर भाला बल्लम फेंक कर बड़ी तेजी से भागने लगते, क्योंकि बयाना की हड्डियां मरे बैलों और गाय की पसलियों से छू जाना वे महापाप समझते थे। ये औरतें कुछ हांडियों और पसलियों को जोर लगाकर दूर फेंकती, जिससे ब्राह्मण अत्यंत भयभीत हो जाते। इस प्रक्रिया से हमेशा दलितों की जीत होती। कुरबधी लड़ाइयों की परंपरा दलितों के बीच संभवतः महाभारत के कुरुक्षेत्र से संपन्न कौरव पांडव युद्ध से आई थी। इसके बाद कई ब्राह्मण गिड़गिड़ाते हुए पुनः काम शुरू करने के लिए राजी करते। कुछ दिनों तक असली शेर से तौल कर बनी देते, किंतु बाद में फिर वही ईंटे वाले शेर से हावी हो जाता। फसल कटाई के दौरान शेर भर अनाज बनी में देने का प्रचलन नहीं था, बल्कि 20 केड़ा फसल पर एक केड़ा बनी के रूप में मिलता। केड़ा का मतलब था दोनों बाहों के बीच जितनी फसल अट जाती थी उसे एक केड़ा कहते थे। फसल काटते समय दलित केड़ा बना बना कर खेत में रखते जाते और पूरा खेत की कटाई के बाद सारे केड़ों को गिनकर बनी वाले केड़े 20 पर एक हिसाब से निर्धारित होते। इन केड़ों में एक या दो केड़े दलित अपनी मर्जी से चुनते, बाकी ब्राह्मण मालिकों की मर्जी से। जिस केड़े को दलित अपनी मर्जी से लेते उसमें रखी जाने वाली खूब दानेदार फसलों को दबा दबा कर रखते थे। अधिकतर दलितों को ठीक से गिनती नहीं आती थी, इसलिए ब्राह्मण केड़ा गिनने में चालाकी कर जाते। किंतु दूसरी कक्षा के बाद मेरे घर वालों के लिए केड़ा गिनने में मेरी गणित हमेशा काम आती रही। गांव के कुछ अन्य दलित भी मुझे केड़ा गिनने के लिए ले जाते, किंतु उस अकाल के दौरान बहुत कम फसलें उत्पन्न हुई, इसलिए बनी के केड़े भी कम ही मिले। इस अकाल के दिनों में दलितों को बहुत ज़्यादा श्रम करना पड़ता था, किंतु कमाई बहुत कम हो पाती थी। विशेष रूप से जमींदारों के खेतों की सिंचाई बहुत कम मेहनत में करनी पड़ती थी। दलित को जमींदारों का काम बुलाने के लिए एक विचित्र परंपरा थी। हर रोज रात के पिछले पहर में जब भी विभिन्न गांवों में पालतू मुर्गे जोर जोर से कुड़कू कू की आवाज़ निकालते तो बोलते सारे जमींदार अपने अपने घरों के बाहर खड़े होकर हरवाहों के नाम लेकर जोर जोर से बुलाने लगते। हर दलित चरवाहा अपने मालिक की आवाज़ सुनकर जोर से चिल्लाकर उत्तर देता, आवत है मालिक। जमींदार द्वारा बुलाए गए शब्द प्राय बड़े ही निरादरपूर्ण होते थे। पहली आवाज़ कुछ उत्तर न मिलने पर वे गालियां देते हुए दोबारा आवाज़ लगाते थे। दलित इन गालियों का जवाब नहीं दे पाते। इस तरह प्रतिदिन सूर्योदय से 1-2 घंटे पहले ही मुर्गों की बाँग पर दलित काम पर चले जाते। शाम तक श्रम करते रहते। अत्यधिक काम के बाद थक कर अधपेट खाकर रात में सोए हुए दलित मुर्गी की आवाज़ के बाद बिना नींद पूरी हुए मजबूरी में जागने पर प्रतिदिन दुखित होकर उन मुर्गों को गालियां देते। वे जमींदारों का सारा गुस्सा मुर्गों पर ही उतारकर संतुष्ट हो जाते।